नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। इस बुलेटिन में आज बात होगी महंगाई से बचे हाहाकार की, सीट बंटवारे पर शिवसेना के बड़े बयान की, जानेंगे कि क्या फिर एकजुट होगा मुलायम कुनबा, और चिदंबरम के बचाव में उतरे मनमोहन सिंह की, और आखिर में बात राम मंदिर पर 30वें दिन हुई अहम सुनवाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस ने तेलंगाना में हुजूरनगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए घोषित किया उम्मीदवार, पद्मावती रेड्डी को दिया टिकट। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने दिए संन्यास के संकेत, कहा पीएम मोदी की दूसरी पारी मेरे राजनीतिक जीवन की भी अंतिम पारी। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 20 अहम प्रस्ताव को मिली मंजूरी, सीएम समेत सरकार के मंत्रियों द्वारा इनकम टैक्स खुद भरने का प्रस्ताव शामिल। आरबीआई गवर्नर ने दिए रेपो रेट में कटौती के संकेत, कहा नीतिगत दर में और कमी की कुछ है गुंजाइश, कम हो सकती है ईएमआई। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश की जनता एक तरफ आर्थिक मंदी से जूझ रही है तो दूसरी तरफ उस पर महंगाई की भी मार पड़ रही है। यानी एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है, और सरकार इन हालात को संभालने की जगह शब्दों की जुगाली में लगी है। ना तो तेल में लगी आग को रोका जा रहा है और ना ही प्याज की कीमतों को थामने के लिए कोई प्लान है, जिससे जनता का जीना मुहाल हो गया है। इन दिनों तेल की कीमतों और प्याज के दाम में महंगाई का नया रिकॉर्ड कायम करने की होड़ लगी है। इसीलिए तो जहां प्याज के दाम 4 सालों के रिकॉर्ड को भी पार कर रहे हैं, तो वहीं तेल के दाम 1 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार 8वें दिन बढ़े हैं। पेट्रोल की कीमत में 22 पैसे और डीजल की कीमत में 14 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद 1 लीटर पेट्रोल 74 रुपए 13 पैसे और डीजल 67 रुपए 7 पैसे का हो गया है। मुंबई में लोगों को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 79 रुपए 79 पैसे और डीजल के लिए 70 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं। तेल की कीमतों में ये बढ़ोतरी 11 सितंबर से लगातार देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से देश की जनता पर भार पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे मोदी सरकार की नाकामी मानती है। इसीलिए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शायराना अंदाज में ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जमाना गौर से फसाने तेरे सुनता रहा, पेट्रोल बढ़ता रहा, रुपया गिरता रहा। कांग्रेस का ये निशाना सिर्फ तेल को लेकर नहीं बल्कि प्याज की कीमतों को लेकर भी है, जो इन दिनों आसमान छू रही है। देश के तमाम शहरों में प्याज की कीमत को लेकर एक जैसा हाल है। कभी प्याज 15 रुपए किलो बिकता था, वही अब 80 रुपए तक पहुंच गया है। मुंबई, दिल्ली, पटना, कोलकाता, चेन्नई, हर शहर में लोगों को 75 से 80 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। इस महंगाई की वजह जानकार मौसम को बताते हैं। उनका कहना है कि पिछले साल के सूखे ने और इस बार मानसून की देरी ने जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इस महंगाई के जिम्मेदार मोदी सरकार है। अब जनता को तो राहत का इंतजार है, जो उसे सरकार देती है या नहीं ये देखना होगा। एक तरफ देश में महंगाई से हाहाकार मचा है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। चुनाव में कम वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना की सीटों को लेकर रस्साकशी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और अब तो शिवसेना के बयान से सीटों के बंटवारे पर पेच फंस गया है, जिससे 2014 के गठबंधन का इतिहास फिर दोहराया जा सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ जुबान पर दोस्ती के तराने हैं तो दूसरी तरफ मन में ज्यादा सीटों की महत्वाकांक्षाएं हैं, जो सीटों के बंटवारे के अंतिम रूप लेने में अड़ंगा डाल रही हैं। साथ ही गठबंधन को भी कमजोर बना रही हैं। तभी तो न बीजेपी झुकने को तैयार है और न ही शिवसेना। अब तो शिवसेना ने इस बंटवारे को पड़ोसी मुल्क से समझौते से भी ज्यादा मुश्किल बता दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने सीट बंटवारे से जुड़ी परेशानियों को जाहिर करते हुए कहा कि इतना बड़ा महाराष्ट्र है, ये जो 288 सीटों का बंटवारा है, ये पड़ोसी के साथ विवाद सुलझाने से भी ज्यादा भयंकर है। संजय राउत ने कहा कि अगर हम सरकार में होने के बजाय विपक्ष में होते तो तस्वीर दूसरी होती। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी के साथ 50-50 के फॉर्मूले को भी दोहराया। कहा जा रहा है कि शिवसेना अपने लिए कम से कम 130 सीटें चाहती है, जबकि बीजेपी देने को तैयार नहीं है। पार्टी का कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन के मुताबिक सीटों का बंटवारा होगा। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास 122 सीटें हैं, वहीं शिवसेना के पास 63 सीटें हैं। महाराष्ट्र बीजेपी दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे के ऐसे सूत्र पर समझौता चाहती है जिस पर बीजेपी के पास 122 सीटें बनी रहें और शिवसेना पर उसके हिस्से की 63 सीटें रहें, और शेष सीटों में से कुछ सीटें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जैसे गठबंधन के छोटे दलों को देने के बाद आपस में बराबर बांट ली जाएं। लेकिन बीजेपी का ये फॉर्मूला शिवसेना को जरा भी मंजूर नहीं है। इसीलिए तो नेता लगातार बीजेपी के विरोध में आवाज उठा रहे हैं, और विरोध के ये सुर 2014
2014 के इतिहास को दोहराने के संकेत दे रहे हैं, जिसमें चुनाव से पहले सीटों को लेकर ही शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट गया था। अब एक बार फिर सीटों को लेकर दोनों दलों में विवाद बढ़ा है। अब देखना होगा कि क्या दोनों दल एक बार फिर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे या फिर बिगड़ती बात अंतिम समय में बन जाएगी। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना और बीजेपी के बीच दूरियां और बढ़ती हैं या फिर कम होती हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त मुलायम कुनबे में तल्खियां कम होती जरूर नजर आ रही हैं। यही कारण है कि पार्टी अब शिवपाल यादव पर मेहरबान होती नजर आ रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या फिर एक होगी समाजवादी पार्टी? मुलायम सिंह के भाई और बेटे के बीच लड़ाई होगी खत्म? शिवपाल यादव की विधानसभा सदस्यता पर नहीं आएगी आज? यूपी के विधानसभा उपचुनाव से पहले एक हो जाएगा परिवार, या फिर घर की लड़ाई अगले दौर में करेगी प्रवेश? ये सवाल खड़े हुए हैं सपा के उस फैसले के बाद जिसमें पार्टी ने पहले विधानसभा अध्यक्ष से शिवपाल यादव की सदस्यता खत्म करने की शिकायत की थी, जिसमें कहा गया था कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण शिवपाल यादव की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। और अब सपा ने विधानसभा अध्यक्ष को दी गई इस शिकायत को वापस लेने के लिए दूसरी चिट्ठी लिख दी है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा में सपा के नेता राम गोविंद चौधरी ने पत्र लिखकर कहा कि शिवपाल यादव की विधानसभा सदस्यता को खत्म करने के लिए सपा द्वारा पहले जो निवेदन आपसे किया गया था उसे रद्द कर दिया जाए। यानी सपा शिवपाल की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने के पक्ष में नहीं है। सपा के इस कदम के बाद से अब माना जा रहा है कि जल्द ही शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सपा में विलय किया जा सकता है। फिलहाल इस बारे में दोनों ही पार्टियों की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सपा में प्रसपा के विलय के संकेत पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी मैनपुरी में शिवपाल यादव के बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से सुलह की पूरी गुंजाइश है, लेकिन कुछ लोग परिवार को एकजुट होता हुआ नहीं देखना चाहते। शिवपाल के बयान के तुरंत बाद ही अखिलेश यादव ने कहा कि अगर शिवपाल सपा में आते हैं तो वो आंख बंद कर उन्हें पार्टी में शामिल कर लेंगे। अखिलेश के इस बयान के बाद से इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि शिवपाल की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने की जो चिट्ठी सपा की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को लिखी गई है, पार्टी उसे वापस ले सकती है, और ऐसा हो भी रहा है। अब देखना है कि शिवपाल वापस सपा में शामिल होंगे या फिर अपनी राह अलग रखेंगे। तो अब देखना है कि समाजवादी पार्टी कब एक साथ आती है और चाचा भतीजे की जोड़ी विरोधियों की धड़कन कैसे बढ़ाती है। खैर, धड़कनें तो इस वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की बढ़ी हुई हैं, क्योंकि केंद्र सरकार हर हाल में सूबे में एनआरसी लागू करना चाहती है और ममता बनर्जी इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं। अब इसी तनातनी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचेंगे, जिससे घमासान तेज होना तय है। 31 अगस्त को पूर्वी राज्य असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की फाइनल लिस्ट जारी की गई, जिसमें 19 लाख से ज्यादा लोगों को बाहरी बताया गया। और इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन सरकार इसे देश की बेहतरी के लिए उठाया गया कदम बता रही है। और उत्तर प्रदेश समेत कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपने सूबे में एनआरसी लागू करने की वकालत कर चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी एनआरसी का पुरजोर विरोध कर रही है। लेकिन लगता है कि बीजेपी सुनने के मूड में कतई नहीं है, लिहाजा अब सूबे के आमजन को मैसेज देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह 1 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो सूबे की राजधानी कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में एनआरसी और नागरिकता संशोधन विधेयक पर लोगों को संबोधित करेंगे, ताकि आने वाले समय में इसे राज्य में लागू करने को लेकर कदम उठाए जा सके। हालांकि सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने राज्य में एनआरसी को लागू करने के लिए साफ तौर पर मना कर चुकी हैं। इसके लिए वो 12 सितंबर को कोलकाता में एक विरोध मार्च भी निकाल चुकी हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। हाल ही में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर सूबे में एनआरसी लागू नहीं करने का मुद्दा उठाया था। वहीं दिल्ली से लौटने के बाद ममता जब सोमवार को व्यापार संघों की बैठक को संबोधित कर रही थी, तो उनके भाषण में भारतीय जनता पार्टी ही निशाने पर रही। उन्होंने कहा था कि एनआरसी को लेकर भय का माहौल बनाया जा रहा है, हम राज्य में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। लेकिन बावजूद इसके केंद्र की बीजेपी सरकार हर हाल में बंगाल में एनआरसी लागू करना चाहती है। यानी अब एनआरसी पर जारी तनातनी के बीच शाह का बंगाल दौरा मामले को और तूल दे सकता है। अब देखना है कि शाह के दौरे से पहले सूबे की मुख्यमंत्री क्या कदम उठाती हैं। एक तरफ अमित शाह पश्चिम बंगाल में एनआरसी की वकालत करने बंगाल जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के बचाव में खुलकर उतर आए हैं। जी हां, मनमोहन सिंह ने भी चिदम्बरम पर हुई कार्रवाई को गलत ठहराते हुए इशारों में सीबीआई और सरकार पर निशाना साधा है।
तिहाड़ जेल में पी चिदम्बरम से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की मुलाकात को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। नेताओं का तो ये तक कहना है कि राज खुलने के डर से सोनिया और मनमोहन सिंह ने चिदम्बरम से मुलाकात की है, लेकिन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने इन आरोपों से इनकार किया है। साथ ही कार्रवाई को गलत बताते हुए चिदम्बरम के जेल में रहने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रणाली में कोई भी निर्णय किसी एक व्यक्ति की ओर से नहीं लिया जा सकता। सभी निर्णय सामूहिक निर्णय होते हैं जिन्हें फाइलों में दर्ज किया जाता है। केंद्र सरकार के 6 सचिवों समेत 1 दर्जन अधिकारियों ने प्रस्ताव की जांच के बाद अपनी सिफारिश दी थी। चिदम्बरम ने मंत्री के रूप में सर्वसम्मत सिफारिश को अपनी मंजूरी दी थी। सीबीआई की ओर से ये कार्रवाई पूर्व की सरकार पर आरोप लगाने जैसी है। इसी के साथ उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर अधिकारियों की कोई गलती नहीं है तो ये इस बात समझ से परे है कि वो मंत्री जिसने सर्वसम्मति से प्राप्त सिफारिश को मात्र अपनी मंजूरी दी, उस पर अपराध करने का आरोप कैसे लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि चिदम्बरम पर आरोप है कि उन्होंने वित्त मंत्री के पद पर रहते 2007 में रिश्वत लेकर INX मीडिया को 305 करोड़ रुपए लेने के लिए FTI से मंजूरी दिलाई थी। इस मामले में चिदम्बरम सीबीआई और ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। सीबीआई ने उन्हें 5 सितंबर से तिहाड़ जेल में बंद किया हुआ है, जिसे कोर्ट ने 3 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इस कार्रवाई को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूरी तरह से गलत बताया है। अब मनमोहन सिंह के बचाव पर बीजेपी की बेचैनी बढ़ती है या नहीं, ये देखना होगा। अब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के तीखे सवालों से सरकार परेशान होती है या नहीं, ये देखना होगा। वैसे इस वक्त आरबीआई के फैसले ने लोगों को परेशान किया है। दरअसल पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक से लोग अपना पैसा निकालने के लिए बैंक पहुंच रहे हैं, लेकिन बैंक से उन्हें सिर्फ 1000 रुपए ही मिल रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट। अगर आपका अकाउंट पीएमसी बैंक में है तो ये खबर आपके लिए है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक पर ऑपरेशनल रोक लगा दी है। आरबीआई के आदेश के बाद अब बैंक के खाता धारक अपने अकाउंट से हर दिन सिर्फ 1000 रुपए ही निकाल सकेंगे। साथ ही बैंक नए लोन भी जारी नहीं कर सकेगा और न ही कोई नया अकाउंट खोला जा सकेगा। बैंक कोई नया निवेश भी नहीं कर पाएगा। बैंक पर अपनी संपत्ति बेचने और हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी गई है। आरबीआई ने अपने आदेश में कहा कि पीएमसी बैंक के बैंकिंग कामकाज में पारदर्शिता की कमी और कई मामलों में बैंकिंग दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि आरबीआई ने साफ किया है कि पीएमसी के कामकाज पर पाबंदियां लगाई गई हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पीएमसी अगले नोटिस तक पाबंदी के साथ कारोबार कर सकता है। फिलहाल बैंक पर ये प्रतिबंध 6 महीने के लिए लगाए गए हैं। 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद बैंक से प्रतिबंध हटाना है या कोई सख्त कार्रवाई करनी है, इस पर आरबीआई निर्णय लेगा। हम आपको बता दें कि देश भर के सभी बैंकों की आरबीआई मॉनिटरिंग करता है और अगर किसी बैंक में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लेता है। आरबीआई किसी बैंक पर देश में कारोबार करने के लिए दिया गया लाइसेंस तक रद्द कर सकता है। आरबीआई की कार्रवाई का पीएमसी बैंक पर असर भी दिख रहा है। पीएमसी बैंक की देश भर में कुल 130 शाखाएं हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 103 महाराष्ट्र और 15 कर्नाटक में है। गोवा और दिल्ली में 6-6 शाखाएं हैं। पिछले वित्त वर्ष की समाप्ति के समय बैंक के पास 11,617.34 करोड़ रुपए जमा थे और बैंक ने 8,383.33 करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ था। आरबीआई के आदेश के बाद बैंक से पैसा निकालने के लिए ग्राहकों की लंबी कतार लग गई। ग्राहकों में ये डर पैदा हो गया कि बैंक में जमा उसका पैसा डूब सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात राम मंदिर मामले में हुई अहम सुनवाई की। राम मंदिर मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में आज 30वें दिन भी सुनवाई जारी रही। मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में दलीलें रखी जा रही हैं। आज मुस्लिम पक्ष के वकील ने सुनवाई के दौरान एक बार फिर हिंदू पक्षकारों की तरफ से किए गए दावों पर सवाल उठाए और नए तथ्य पेश किए। तो आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। सर्वोच्च न्यायालय में राम मंदिर मामले की 30वें दिन की सुनवाई के दौरान आज मुस्लिम पक्षकारों की ओर से एक बार फिर दलीलें रखी गईं और हिंदू पक्षकार की तरफ से किए गए दावों पर सवाल किए गए। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि मुगल शासक बाबर ने मस्जिद का निर्माण मंदिर को क्षतिग्रस्त करके नहीं कराया था। मुस्लिम पक्ष के वकील जफर याब जिलानी ने कहा कि मस्जिद को अयोध्या में खाली जगह पर बनवाया गया था। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय में मुस्लिम पक्षकार ने कहा कि 1949 में पता चला कि गर्भगृह में भगवान का अवतरण हुआ है, लेकिन
लेकिन उससे पहले वहां मूर्ति नहीं थी। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की संविधान पीठ के समक्ष दलील दी कि पौराणिक विश्वास के मुताबिक पूरे अयोध्या को भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई एक खास जगह नहीं बताई गई। उन्होंने हिंदू पक्ष के गवाह की गवाही पढ़ते हुए कहा कि लोग राम चबूतरे के पास लगी रेलिंग की तरफ जाते थे। मूर्ति गर्भगृह में कैसे गई, इस बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। धवन ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल ने माना था कि राम चबूतरे पर पूजा की जाती थी। उन्होंने उच्च न्यायालय के एक जज की टिप्पणी का विरोध किया, जिन्होंने कहा था कि मुस्लिम वहां पर अपना कब्जा साबित नहीं कर पाए थे। इसके साथ ही धवन ने कहा कि मुस्लिम वहां पर नमाज पढ़ते थे और इस पर सवाल उठाया जा रहा है। साल 1949 में 22 से 23 दिसंबर की रात को जिस तरह से मूर्ति को रखा गया वो हिंदू नियम के अनुसार सही नहीं है। आज उन्होंने अपनी दलील पूरी कर ली। उन्होंने अब तक कुल 14 दिन अपनी दलीलें पेश की। वहीं इससे पहले धवन ने कहा था कि हम भगवान राम का सम्मान करते हैं, जन्म स्थान का सम्मान करते हैं। इस देश में अगर राम और अल्लाह का सम्मान नहीं होगा तो देश खत्म हो जाएगा। ये देश विविधताओं वाला देश है, दुनिया का कोई देश इतनी विविधता वाला नहीं है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।